अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज बड़ी दिलचस्प खबर जिसके ऊपर हम तज्जिया तबसरा करने जा रहे हैं वो है निगरां वज़ीर आज़म से मुतल्लिक। एक कल खबर आई जिसके मुताबिक नून लीग मौजूदा वज़ीर ख़जाना नून लीग के रहनुमा इसहाक डार साहब को निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर नामज़द करने जा रही है और उनके नाम के ऊपर गौर हो रहा है। ये खबर आई और उसके ऊपर फिर नेचुरली तज्जिए तबसरे हुए और मौक़िफ़ भी आया पार्टीज़ की तरफ से। गो के इस खबर से मुतल्लिक जब नून लीग से मुख्तलिफ शोज़ में मौक़िफ़ लिया गया तो ना किसी ने खुलकर इसकी तस्दीक की, ना खुलकर किसी ने इसकी तरदीद की, बल्कि इसके ऊपर मुख्तलिफ वजाहतें देते हुए नज़र आए। जैसे मुसद्दिक़ मलिक साहब का भी आपने सुना, एहसन इकबाल साहब का भी सुना, जो ये कहते हैं कि बिल्कुल मौजू नाम हो सकता है, लेकिन खुले अल्फाज में तरदीद या तस्दीक नहीं करते। बहरहाल खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी को इससे मुतल्लिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब से कुछ देर पहले शहरी रहमान साहिबा, फैसल करीम कुंडी साहब भी आए और शहरी रहमान साहिबा ने तो कैटेगोरिकली बता दिया कि ऐसी कोई मुलाकातें जिनका हवाला दिया जा रहा है नहीं हुई हैं, और अगर ऐसा कोई नाम हुआ तो शायद पीपल्स पार्टी उसके ऊपर इत्तफाक ना करे क्योंकि गैर जानिबदार नाम नहीं होगा। अब अगला वज़ीर आज़म यानी निगरां वज़ीर आज़म बड़ा अहम, क्योंकि जो साफ़ और शफ़ाफ इंतखाबात होने हैं इस साल उसकी बुनियाद इस निगरां सेटअप के ऊपर होगी। तो क्या ये जो नाम तजवीज़ किया जा रहा है इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, क्या चल रहा है, इसकी वजह क्या है, और नून लीग की जानिब से इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला क्या दुरुस्त होगा? अपने तज्जियाकारों से राय जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, सुहेल वड़ाइद साहब, रीमा उमर साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आपको ये नाम कैसा लगता है, और बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा नाम है इसहाक डार साहब। सर, आपको भी अनएक्सपेक्टेड लगा? वजह क्या है इस तजवीज़ की? देखिए, PMLN को तो ये बहुत सूट करता है। जाहिर है इससे ज्यादा कोई बेहतर नाम उनके लिए नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ साहब के बाद इसहाक डार साहब के टेकर प्राइम मिनिस्टर बने और फिर आगे नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार हो। लेकिन जो केयर टेकर सेटअप के लिए जो यार्डस्टिक है वो उसके लिए उनको का पूरा उतरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साल हर साल से हम केयर टेकर सेटअप देख रहे हैं कि वो गैर जानिबदार होते हैं और जो उस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन होती है उससे भी ये मशवरा किया जाता है। चले ठीक है, PTI तो इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर है, उससे मशवरे की कानूनी तो जाहिर है जरूरत नहीं है, ना वो उस मशवरे में आएंगे और राजा रियाज से मशवरा होगा। लेकिन सवाल है कि कुछ इखलाकी सवालात जरूर उठेंगे, कानूनी सवालात ना सही, और वो इखलाकी सवाल ये है कि जो नून के सेनेटर रहे हैं, जो नून के दस्ते रास्त हैं, मियां नवाज शरीफ के समधी हैं, तो उनको निगरान वजीर आजम बनाकर इलेक्शन जो है उसकी जो हैसियत है गैर जानिबदार, उस पर ज़ाहिर सवाल उठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा, उनकी एक और हैसियत है कि वो जो है मुईशतदान है, इकोनॉमिस्ट है। तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद ऐसे बंदे की जरूरत है जो इकोनॉमी को समझता हो, और चूंकि इसहाक डार साहब ने इस इकोनॉमी को सेट किया है या जिस तरह तरतीब दिया है तो शायद इसके लिए भी जरूरत हो। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट और नून में ये चीज तय हो चुकी है? जिस तरह से ये नाम लीक हुआ है उससे तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इस नाम पर इत्तेफाक हो चुका है। अच्छा। और अब सिर्फ जो अप्रूवल है या पब्लिक को बताया जा रहा है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की जो हमेशा से ये अप्रोच है कि वो मेक श्योर करते हैं कि उनकी कोई भी डील या उनका कोई भी मामला ऐसा नहीं होता जिसमें कोई रिस्क हो। वो रिस्क फ्री जो है वो करते हैं, जो भी मामला तय करे। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा भी वो चाहेंगे कि जो अगला इलेक्शन है वो रिस्क फ्री हो, ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ हो और चौथी बार वो वज़ीर आज़म बने। सर, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है और आपको ये लगता है कि इसके ऊपर नाम के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है, तो फिर आज पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना क्यों किया या एक दबे अल्फाज में इसकी तरदीद क्यों की? देखिए, पीपल्स पार्टी और जो उनके इत्तेहादी है ना, उन्होंने तो कोई, उनका तो मेन कॉन्टेस्ट नहीं है, वो तो सेकेंडरी पार्टीज हैं। मेन तो देखे मुकाबला होना है PTI का और जी नहीं, इस वक्त जो इक़्तिदार है ना वो तो नून के पास है, ठीक है। और अगले इलेक्शन के बाद भी मुकाबला होना, इलेक्शन में भी मुकाबला होना है PTI का और नून का।
تو اس لیے مین جو مرضی ہے وہ تو نون کی چلنی ہے، اور اگلا اگر کولیشن پارٹنر پیپلز پارٹی نے بننا ہے تو ان کو بہت ساری چیزیں نون کی ماننی پڑیں گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا اختلاف نہیں، اصل اختلاف یہ ہے کہ اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہوگی اس فیصلے کی، اور ظاہر ہے جو پی ٹی آئی ہے جو میرا خیال ہے کہ جو کویسچنیبل ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی سارے اتحادی بھی اتفاق کر لیں اسحاق ڈار کے نام پر، تب بھی اخلاقی سوال تو جو ہے وہ قائم رہے گا، اور وہ اخلاقی سوال یہ ہے کہ ایک اپنی پارٹی کا ہی آپ ایک آدمی جو ہے اس کو کیئر ٹیکر بنا رہے ہیں، تو جو غیر جانبدار کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ پھر کہاں کھڑا ہوگا۔ سر آپ نے ابھی ایک اور بڑی دلچسپ بات کی، آپ نے کہا میاں صاحب کوئی رسک نہیں لیں گے یا ہر چیز میک شور کریں گے، تو میں ذرا اس کے اوپر بھی واپس آتی ہوں کہ اتنا آبویس نام لگا کے اگر الیکشنز میں وہ جیت بھی جاتے ہیں نیچرلی بھی کون یقین کرے گا اس کے اوپر۔ بھٹی صاحب آپ کی بنیادی سوال سے متعلق کیا رائے ہے؟ اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے؟ کیا واقعی میں نام کے اوپر آپ کے خیال میں اتفاق ہو چکا ہے جو اب یہ فلوٹ ہوا ہے، یا پھر یہ ایز اے ٹیسٹر نام فلوٹ کیا گیا اور چل کچھ اور رہا ہے؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ جو آپ نے اتنا خوبصورت ایک جملہ بولا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے اگلا کوئی بندہ چاہیے۔ آپ کے صاف اور شفاف انتخابات پر آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ سر امید پہ دنیا قائم ہے۔ جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے میڈم شیخ، کیا حرج ہے اسحاق ڈار صاحب کے نگران وزیر اعظم بننے پر؟ کیا پرابلم ہے؟ وہ حدیبیہ کے وعدہ معاف گواہ ہیں، وہ بابائے بربادی بابائے معیشت ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں، وہ 2 بار انڈائریکٹ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے منصب پر آ چکے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے میڈم شیخ؟ 15-16 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کیا مسئلہ ہے رہ گیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے نام پر تحفظات ہیں؟ جب 15-16 گزرے مہینوں میں جعلی اسمبلیاں اصلی ہو گئیں، جب آئین کا کھلواڑ ہو گیا، آئین دفن ہو چکا، جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، جب چیف جسٹس سمیت ججز کی کردار کشی ہو چکی، جب ادھوری اور جعلی اسمبلی میں چیف جسٹس کے خلاف من مرضی کی قوانین سازیاں ہو گئیں، اپنی کرپشن چھپا لی گئی، اور ای وی ایم ختم، نیب ختم، نیب میں 2 ترامیم، ایک اپنے کرپشن کیسوں کو سامنے رکھ کر، ایک سیاسی مخالفین کے کیسوں کو سامنے رکھ کر، اور جب ملک و قوم کو مہنگائی، بے روزگاری، ٹیکسوں میں اور غربت میں دھنسایا جا چکا، تو کیا حرج ہے اسحاق ڈار صاحب کے وزیر اعظم بننے پر؟ کیوں ایسا سوچا جا رہا ہے کہ وہ نہیں بن سکتے؟ میڈم شیخ، وہ ملک جن پر جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن وہ انہیں وزیر اعظم اور وزیر اعظم بنا دیا جائے، جہاں آئینی اور قانونی طور پر ایک مجرم اور مفرور میرے محبوب قائد رسک فری ڈیلیں کرنے والے ملک چلا رہے ہوں، جہاں راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہوں، جہاں کے پی مولانا کے سمدھی کے حوالے کیا جا چکا ہو، جہاں پنجاب یارڈ سٹک جو نگرانوں کی ہوتی ہے وہاں محسن نقوی کو پنجاب سونپا جا چکا ہو، جہاں 8-10 وزارتوں والے 27 کلومیٹر کے اسلام آباد پر 90 وزیر، مشیر اور معاونین بٹھائے جا چکے ہوں، جہاں ملک کے فیصلے دبئی اور لندن میں ہو رہے ہوں، میڈم شیخ جہاں آئین، قانون، اصول، منطق، اخلاقیات کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہ ہو، وہاں اسحاق ڈار صاحب کو ہی نگران وزیر اعظم بننا چاہیے میڈم شیخ۔ ہاں مسئلہ یہ ہے، ایک مسئلہ ہے کہ ان کو خوف ہے کہ کہیں نگران سیٹ اپ لمبا نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے، یعنی مطلب کہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ایسا نہ آئے کہ وہ لمبا کر دے۔ میری ایک خوشی ہے، خواہش ہے اور دعا ہے کہ کاش یہ لمبا ہو جائے، کاش یہ انتخابات وقت پر نہ ہوں، تاکہ ان کو بھی تو پتہ چلے، ان کو بھی تو درد محسوس ہو، ان کو بھی تو فیلنگ آئے کہ جب اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اس کے بعد آئین جب کہتا ہے کہ اتنے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں، اور جب مختلف بہانوں، ہلوں بہانوں اور سینہ زوری سے انتخابات نہیں کروائے جاتے تو درد کیسا ہوتا ہے، درد بے درد کیسا ہوتا ہے یہ۔ تو لہٰذا میں اسحاق ڈار صاحب کے حق میں جاؤں گا، اس سے بیسٹ چوائس اس وقت اس بنانا ریپبلک میں کوئی نہیں ہے، اور جو آئین اور قانون جہاں کوئی نہ ہو، اخلاقیات جہاں کوئی نہ ہو، اس بنانا ریپبلک میں اسحاق ڈار صاحب کو اس تابوت، ہمارے 24 کروڑ کے ملک میں آخری تابوت میں یہ کیل ٹھونکنی چاہیے اور انہیں ہی وزیر اعظم بننا چاہیے، اور من مرضی کی کابینہ بنا کر من مرضی کے انتخابات کرانے چاہیے۔ ریما، جب ٹیکنیکلی اپوزیشن ہے ہی نہیں تو کیا ایک غیر جانبدار شخصیت کی نگراں سیٹ اپ میں توقع کی بھی جا سکتی ہے؟
जी शुक्रिया लीना। पाकिस्तान एक बहुत दिलचस्प मुल्क है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स का पूरा हमारा आइन में दिया गया है प्रोसीजर, ये मैं तो किसी और मुल्क को नहीं जानती जिसमें इस तरह का एक सिस्टम हो। कुछ ऐसे ममालिक हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट नाम दे दिया जाता है उसी गवर्नमेंट का जो पहले चल रही होती है, और वो इलेक्शंस उनके निगरानी में होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी वही रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स जो हैं मुल्क के वो सिर्फ चला सकते हैं। वो कोई ज़्यादा फार रीचिंग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन ये वही गवर्नमेंट है, उसका बस नाम बदल जाता है। अब पाकिस्तान ने अगर आइन में ये लिख दिया है, मेरा ख्याल है क्लियरली तो दो ही चीज़ें दी गई हैं। पहली ये कि किस तरह अपॉइंट होंगे, और वो कंटिन्यू नहीं करती गवर्नमेंट, एक नया केयर टेकर सेटअप जो है उसको नॉमिनेट किया जाता है, और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, उनकी कंसल्टेशन पहला ये मरहला है। अगर इससे नहीं होता तो एक कमेटी होती है, वो नाम जो है दोनों तरफ से आते हैं, उन पे कंसल्टेशन होती है, और फाइनली जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। ये तीन उन्होंने ऑप्शंस दी हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, लगता नहीं है कि जिस तरह के हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है कि इससे कोई इश्यू होगा। अगर हुकूमती जो जमातें हैं सब, उनमें एक कंसेंसस हो जाता है, लगता ये है कि वो नाम जो है वो अप्रूव हो जाएगा। दूसरा, आइन में ये दिया गया है कि जो शख्स केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा है वो या उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ ने अपना नाम जो है वो रेकमेंड नहीं किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, वरना तो वो भी हो सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है। तो इसहाक डार साहब उस तरह से एक सही चॉइस है, क्योंकि वो तो सेनेटर है। तो ये पहली चीज है जो आइन में दी गई है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को किस तरह इंटरप्रेट किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे मेरे ख्याल 2013 में, और उन्होंने बहुत से सवालात किए थे कि उस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो किस तरह अपॉइंटमेंट्स कर रही है, ट्रांसफर्स कर रही है। और उन्होंने उनकी जो पिटिशन थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली जजमेंट दी, जिसपे उन्होंने आइन की जो फंडामेंटल फीचर्स हैं उसके हिसाब से बताया कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका क्या रोल है, उसको इम्पार्शल होना चाहिए, उसको सिर्फ इलेक्शन तक अपनी जो भी वो काम करती है वहां तक महदूद रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारे आइन के कॉर्नरस्टोन्स हैं उसके खिलाफ होगी। उसके बाद हमने देखा इलेक्शन एक्ट में तफसील से सेक्शन 230 उसमें उन्होंने बताया गया है कि उसमें बताया गया है केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो इम्पार्शल उसको होना चाहिए, और वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स जो है मुल्क के वो चला सकती है। सो ये है लीगल सिचुएशन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आइन में कहीं इम्पार्शियलिटी नहीं लिखा हुआ, आइन में ये भी नहीं लिखा हुआ कि आपका जो रोल है वो महदूद है सिर्फ इलेक्शन करवाने तक, लेकिन आइन को इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह वो प्रिंसिपल्स जो है वो ले डाउन किए गए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा की मैं आपको मिसालें दे रही थी उसमें भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स की यही रोल रहा है। तो जो वजह दी जा रही है कि हम इसहाक डार साहब को इसलिए लगाना चाहते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मुल्क में इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है उसमें हमें कंटिन्यूटी की जरूरत है। तो आप कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं जब केयर टेकर गवर्नमेंट का वो रोल ही नहीं है, उन्होंने कोई ऐसे फैसले करने ही नहीं है। लेकिन मैं देख रही थी कि ये भी बात चल रही है, आदिल शाहजेब साहब ने इंटरव्यू किया है इसहाक डार का, वो आज मेरा ख्याल है आएगा, उसके कुछ क्लिप्स उन्होंने शेयर किए जिसमें इसहाक डार साहब से पूछा गया क्या आप बन रहे हैं नए अगले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा मैंने तो किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की या उसको परसू नहीं किया, अगर मुझे दे दी जाती है ये जिम्मेदारी तो क्यों नहीं, मैंने कभी इनकार नहीं किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस पे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन इस पे भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि सेक्शन 230 जिसका मैंने अभी आपको बताया, जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट के तफसील से रोल को डिफाइन किया गया है, हम उसको भी अमेंड करके इस रोल को ही तब्दील करते हैं। तो अगर ये होगा लीना, फिर केयर टेकर सेटअप की हमें जरूरत ही क्या है इस मुल्क में। फिर तो आप आइन ही बदल दें और जो गवर्नमेंट चल रही है वो उसी के अंडर आप इलेक्शन
इलेक्शंस करवाएं। तो मेरा नहीं ख्याल ये आईनी तौर पे दुरुस्त होगा। मैं सागडार साहब कहा जाता है वो शायद इस मुल्क में सबसे अनपॉपुलर शख्स हैं इस वक्त, मुझे नहीं मालूम, मैं उनकी जात पे बात नहीं करती, ना उनके जो रोल रहा है उस पे बात करती हूँ, लेकिन आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे बहुत से सवालात हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं जो इस हुकूमत को फेस करनी पड़ेंगी अगर वो उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और कानून को तब्दील करके इस रोल को ही एक्सपैंड कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि कानून की तब्दीली से मुतालिक आई थिंक मजीद वजाहत भी हमें चाहिए, क्योंकि पहले जो दो निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं वो किस अथॉरिटी के तहत कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, उसके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान है। तो हो सकता है उस पर राय में कहा गया हो। विल वेट फॉर द पूरा इंटरव्यू और फिर उसके ऊपर तज्जिया तबसरा करेंगे, बट योर कॉमेंट फेयर इनफ। सलीम साफी साहब, आप इसका कैसे तज्जिया कहते हैं? क्या आपको लगता है ये जो नाम है ये दुरुस्त होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो सारे गुण हैं इसहाक डार साहब के पास जो निगरान वज़ीर आज़म के अंदर होने चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए भी वो अच्छे हैं, लेकिन जैसे सुहेल पढ़ाई साहब ने कहा, अगर नून लीग इनको लगाती है तो ये फ़ायदे में होगा या नुकसान में होगा जमहूरियत के ख़ास तौर पर? अरीना, एक तो मेरे ख्याल में अभी तक हम मफरूज़े की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ना नवाज शरीफ ने कह दिया है, ना जरदारी ने कह दिया है, और ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई उनका नाम आया है, और ना लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कह दिया है। ये वो जमातें हैं कि जो इस तरह के फैसलों में अपने सेकंड रैंक के अहम तरीन लीडरों को भी एतमाद में नहीं लेते। तो जरदारी साहब की जेब में किसका नाम है, नवाज शरीफ की जेब में किसका नाम है, तो अभी तक तो उन्होंने तो नहीं कह दिया है। बाकी तो इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीबन 100 के करीब निगरान प्राइम मिनिस्टर फिर रहे हैं, सब ने शेरवानियाँ बना दी हैं। सेक्टर में जो है कोई मीडिया से अपने नाम फ्लोट करवा रहा है, कोई दूसरे तरीके से, कोई तीसरे तरीके से, और कल के बारे में तो अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा तो ज़्यादा गुमान यही है कि ये जो नाम चल रहे हैं इनमें से कोई भी निगरान प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। लेकिन अगर ये करते हैं तो फिर वो रीमा की बात ठीक है कि फिर मौजूदा ही उसको कंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि अब के बार ये जो हालात है उससे लगता है कि इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे। तो अगर आप इसहाक डार साहब को, जो कि नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं, जो कि उनके दस्ते रास्त हैं, उस तरह के बंदे को अगर आप निगरान वज़ीर आज़म बनाते हैं तो उनकी मौजूदगी में होने वाले इलेक्शन को किसी सूरत गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं कहा जाएगा। अब इस वक्त आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने बड़ा जुल्म किया है कि मुख्तलिफ पार्टियों में निगरान हुकूमत का कंसेप्ट तो यही था कि आप ऐसे लोगों को लाएं कि जिसका किसी पार्टी की तरफ वाज़ेह झुकाव ना हो, या कम से कम वो इतना बावकार शख्स हो कि अगर उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन रही भी हो, लेकिन वो वहाँ पे अपने कंडक्ट से अपने आप को गैर जानिबदार साबित करवा सके। अब मसलन खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने 3 पीपल्स पार्टी के थे, 3 नून लीग के हैं, 3 एनपी के हैं, और 11 के करीब मौलाना साहब के हैं। और मौलाना इधर ये समधी हैं, उधर मौलाना साहब के समधी गवर्नर हैं जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है। उसका नतीजा क्या निकला कि उस सूबे में बदतरीन हुक्मरानी की तारीख रकम हो रही है। और आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके खिलाफ। ये हमने पहली मर्तबा देखा कि एक काबीना के अरकान जो है वो दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस रोज शाहिद खटक जो एनपी के काबीना का वजीर था, उन्होंने गवर्नर गुलाम अली के खिलाफ जलसा किया ना। तो आपने अगर मरकज में भी इस तरह का ड्रामा बनाना है। फिर एक और सवाल कि रोज जब शाहिद खटक साहब, जो कि एनपी से उनका ताल्लुक था, और उनको गवर्नर के बारे में पॉलिटिकल ख्यालात की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया और उन्होंने उसकी बुनियाद पे सूबाई वजारत से इस्तीफा दे दी। सवाल ये है कि ये इलेक्शन कमीशन फिर इसहाक डार साहब जैसे एक पार्टी के स्टार वार्ड को किस तरह निगरान गवर्नर वजीर आज़म पर वो तस्लीम कर लेगी। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन को गैर जानिबदार बनाने के लिए, उसको क्रेडिबल बनाने के लिए इतना ज़रूर होना चाहिए कि वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के वज़रा सिर्फ आए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको सब कुछ बदलना होगा।
وہاں جتنے پولیٹیکل پارٹیز کے وزراء ہیں جو کھل کے کہتے ہیں کہ میرے 3 ہیں، اس کے 3 ہیں، اس کے 11 کے ہیں، ان کو بھی بدلنا ہوگا، وہاں کے گورنر کو بھی بدلنا ہوگا۔ ایک سیکنڈ سر، یہ کیا پاسبل ہے؟ کیونکہ ایک نگراں سیٹ اپ چل رہا ہے نا، کیا اب نیا نگراں سیٹ اپ بنائیں گے؟ اس کی گنجائش ہے یا ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ نہیں، خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ صرف ایسا ہوتا ہے کہ جس کو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے مقرر کیا ہوتا ہے، تو وہاں تو وزیر اعلیٰ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے اور تینوں جماعتوں کے اختیار ولی کے انہوں نے وہ میڈیا میں آ کے یہ الزام لگا چکے ہیں کہ سارا اختیار گورنر کے پاس ہے اور غلام علی کے پاس ہے۔ تو آپ گورنر کو بدلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جو صوبائی وزراء ہے ان کو بدلنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج وزیر اعلیٰ اٹھ کے اپنی پوری کابینہ کو غیر جانبدار لوگوں پہ مشتمل بنا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ تماشے کرنے ہیں تو پھر اس سے تو بہتر ہے ارشاد بھٹی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں۔ سر گورنر ویسے تبدیل کر سکتے ہیں آپ کیسے؟ ریما جی میں 2 چیزیں پلیز سوری میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی۔ کیوں مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے اس وقت جو سچویشن ہمارے سامنے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ اگریمنٹ ہو جائے یا کنسنسس ہو جائے، کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ لاجکلی ایک بہت ہی ہمیں ایک عجیب سی پوزیشن میں ڈال دے گی۔ آپ کو یاد ہوگا پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کی جب بات ہو رہی تھی تو حکومت کا موقف ہی یہ تھا کہ یہ ہم نہیں کروا سکتے، کیونکہ جب نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے ان 2 صوبوں میں آلریڈی حکومتیں جو ہیں وہ چل رہی ہوں گی۔ تو اب اگر وہ شہباز شریف کے صاحب کے بعد اسحاق ڈار ہی ہیں، سب سے اہم جو منسٹری ہے وہ ان کے پاس ہے، آپ ان کو اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیں گے، وہ اپنی پسند کی جو کیبنٹ ہے اس کو چوز کریں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کی جو پرانا موقف تھا اس میں کیا وزن رہ جائے گا؟ کیونکہ ڈی فیکٹو طور پہ تو آپ ہی کی گورنمنٹ کنٹینیو کر رہی ہوگی، اور آپ ہی کا یہ موقف تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہرگز نہیں ہو سکتے اگر ایک اس طرح کی گورنمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ دوسری بات یہ لینا کہ حکومت جو ہے سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 2 مہینے نہیں 3 مہینے میں الیکشنز ہوں، اس لیے وہ کچھ دن پہلے نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ اب اگر کنٹینیوٹی یا کنٹینیویشن ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر وہ کیوں چاہتے ہیں کہ 2 مہینے کی جگہ 3 مہینے ہو جائیں؟ وہ تو پھر چاہیں گے کہ جلد سے جلد الیکشنز ہوں تاکہ جو اگلی حکومت آئے وہ جو بھی سچویشن ہے اس کو سنبھالے۔ تو جو بھی وہ جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں اس کی ان کے باقی جو موقف رہے ہیں انکنسسٹنسی ہے اس میں۔ کوئکلی پوچھ لیتے ہیں سہیل صاحب، کیوں ابھی بھی آپ کو یہ تاثر ہے کہ اتفاق ہو گیا ہوگا جو اس طرح سے نام سامنے آیا ہے؟ کیونکہ ہمارے باقی تجزیہ کار اس سے اتفاق نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں سمجھ رہے کہ صرف فلوٹ ہوا ہے نام ایسے ہی جیسے باقی نام فلوٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نون کی ورکنگ ہے اور جس طرح سے اس طرح اسحاق ڈار کا نام ایسے ہی فلوٹ نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک پس منظر میں کوئی بات نہ ہوئی ہو۔ میں نے جب یہ بات کی تھی کہ اگلے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نواز شریف ہوں گے، شہباز شریف نہیں ہوں گے، تو اس وقت بھی یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اب تو مسلم لیگ نون نے اس کو آفیشلی کہہ دیا، کل شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہہ دیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ نون تو ظاہر ہے چاہتی ہے کہ سموتھ ٹرانزیشن ہو، کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو ہمیں اگلا اقتدار لینے میں۔ اور دوسرا ایک طرح سے ان کی جسٹیفیکیشن بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں 2018 کا الیکشن کون سا سموتھ ہوا تھا، 2002 کا الیکشن کون سا سموتھ ہوا تھا، اس میں بھی تو اسی طرح کیا گیا تھا، نون کے بندے توڑے گئے تھے، نون کے خلاف تو وہ چاہتے ہیں کہ 2018 والی مثال دہرائیں لیکن اپنے حق میں نہیں جی، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مداوا ہو ہمارے ساتھ، اور ہمارا جو جس طرح ہمارے ساتھ کیا گیا ہے اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہو۔ نہیں، اس میں سہیل عنایت صاحب انتہائی ادب کے ساتھ اس میں پرائم منسٹر اہم نہیں ہوتا۔ اب 2018 کے نگران حکومت کے پرائم منسٹر کا نام کسی کو یاد ہے؟ پھر اس کے لیے وہی ڈی جی سی لے آئے، پھر اس کے لیے وہی چیف الیکشن کمشنر لے آئے، پھر اس کے لیے وہی آرمی چیف لے آئے، پھر تو وہی کام کرنا ہوگا نا۔ اس میں وہ پرائم منسٹر کا ورنہ میرے خیال میں ارشاد بھٹی صاحب کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ اس وقت نگران پرائم منسٹر کون تھا، حالانکہ ارشاد بھٹی صاحب یاد کرتے ہیں۔ ذرا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک میں یاد کرتے ہیں کون تھا، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے۔
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमने एक बड़े अहम सोशल इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलवानी है। पंजाब में ख़वातीन और बच्चों से मुतल्लिक जो जराइम है उनमें होशरुबा इजाफा हो रहा है, और इस मुतल्लिक सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SSDO ने जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं जनवरी से अप्रैल 4 महीनों के, वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और परेशान कुन हैं। इन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4 महीने के 2023 के पहले 4 महीने के दौरान ख़वातीन और बच्चों से मुतल्लिक जराइम के 12,000 केसेस, बल्कि इससे भी ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 5,551 ख़वातीन अगवा हुई हैं, यानी अगर इसको डिवाइड करें तो हर घंटे 2 ख़वातीन अगवा की गई हैं, जिनमें लाहौर में सबसे ज़्यादा ख़वातीन अगवा हुई हैं। 1,111 ख़वातीन से ज़्यादती के वाक़यात, यानी आप समझे ऐसे कि हर दिन 9 ख़वातीन से ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं। हर दिन, हर रोज़ 9 ख़वातीन से ज़्यादती। घरेलू तशद्दुद के 219 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बच्चों से ज़्यादती के केसेस की बात करें तो वो 858 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी हर दिन 7 बच्चों से ज़्यादती हुई है। हर रोज़ 7 बच्चों से ज़्यादती। और बच्चों से ज़्यादती के केसेस में फैसलाबाद पहले नंबर पर, और पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर, सेफ सिटी लाहौर, एक डेवलप्ड सिटी लाहौर दूसरे नंबर पर आया है। अब ये इंतहाई तशवीशनाक आदाद-ओ-शुमार, हालांकि इससे मुतल्लिक हमने देखा पिछले दौरे हुकूमत में बड़ी बात भी हुई, लेजिस्लेशन भी हुई, कवानीन को सख्त भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन और बच्चों से तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा होना, और उसके ऊपर जो हुकूमती इक़दामात हैं उसके नतीजे में ये देखा गया है कि काबू नहीं पाया जा सक रहा। क्यों है, इसकी वजह क्या है? अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं। रीमा, आपकी राय। अलीना, ये बहुत ही एक ब्रॉड सवाल है, मुझे नहीं समझ आती कि उसको किस तरह आप कुछ मिनट्स में उस पर जवाब दे सकते हैं। तो आप मुझसे कुछ स्पेसिफिक पूछ लें, वरना तो इस पर कई घंटों बात हो सकती है। नहीं, ऑफ कोर्स, लेकिन रीमा स्पेसिफिकली ये कि हम बड़ी बात करते हैं, हमने पहले भी इससे मुतालिक बात की और कई शोज़ भी कर चुके हैं हम, जिसमें हम कहते हैं कवानीन को सख्त करें। हमने उसमें देखा कि बहुत बेहतरी भी लाई गई, स्पेशल कोर्ट्स भी बनाई गई, कानून साजी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर उस तरह से रोकथाम नहीं हो सकी। खासकर जब हम पंजाब की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये बात होती है कि जराइम की शरह मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत कम है, लेकिन यहाँ पर भी यही देखा जा रहा है कि बड़ा इजाफा हो रहा है। क्या समझती हैं, क्या वजह है, या क्या फैक्टर्स आप समझती हैं कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें काबू ना पाने पर? अलीना, जब मैं सख्त सज़ाओं पे बात कर लेती हूँ, ये एक बहुत मिसलीडिंग क्लेम है जो हमारे इस शो पे भी बहुत से लोग यही कहते हैं कि सज़ाएं जो हैं उनको और सख्त बना दें। जब भी हमारे मुल्क में कानून साजी होती है, फोकस ये होता है कि अगर सज़ा 10 साल थी 15 साल कर दें, उम्र कैद थी तो सज़ाए मौत कर दें, सज़ाए मौत है तो पब्लिक हैंगिंग कर दें, पब्लिक हैंगिंग है तो स्टोनिंग कर दें, लैशिंग कर दें। हमारा फोकस सिर्फ इस पे होता है, जो कि दिखाता है कि हमें समझ नहीं है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरह ऑपरेट करता है और हर्डल्स क्या हैं कि क्यों जो है वो प्रिवेंशन भी नहीं हो पाती सही तरह से, और अगर इस तरह का कोई क्राइम जो है वो होता है उसके बाद उस पर प्रोसिक्यूशन सही तरह से नहीं हो सकती। तो हम बहुत ज़्यादा इसको सेंसेशनलाइज कर देते हैं। और अब मुझे बताएं, पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद पे सजाए मौत भी है, तो अब अगला स्टेप हम क्या लेंगे, इसको और कितना मजीद सख्त करेंगे? क्यों नहीं हम मानेंगे कि पनिशमेंट की सख्ती जो है वो डेटरेंस जो है उसका रोल नहीं प्ले करती? तो पहली बात ये। दूसरी में एक मुख्तलिफ बात करना चाहती हूँ। वैसे हम लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बात कर चुके हैं। मैं आजकल एक ड्रामा देख रही हूँ, उसमें एक शख्स स्टेप फादर है एक बच्ची का, वो उस पे जिनसी तशद्दुद करने की कोशिश करता है। वो उसके कमरे में जाता है, वो भागती है, लॉक कर लेता है दरवाजा, वो भागती है, नीचे गिर जाती है, फिर भी वो नहीं रुकता, कोशिश करता है। अटेम्प्टेड रेप है। लेकिन जिस तरह उस ड्रामे में उसको बिल्कुल ऐसे दिखाया गया है जैसे कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। उसके बाद जो है वो बच्ची, उसकी माँ, स्टेप फादर, वो बैठ के चाय के बारे में भी बात करते हैं। फिर माँ कहती है चले मैं इसको ले जाती हूँ पाकिस्तान, शायद वो वहाँ ज्यादा सेफ है। अब ये अमेरिका में वो दिखा रहे हैं सेटिंग, लेकिन अब आप खुद देखें ये पाकिस्तानी ऑडियंसेस इस तरह का जो कंटेंट है, ड्रामे हैं, वो कितने कंज्यूम करती हैं। मिलियंस बिलियंस व्यूज आते हैं इन ड्रामों को। उसमें हम आज भी
वायलेंस जो है ख़वातीन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, खास तौर पे जिनसी वायलेंस, उसको इस तरह से हम दिखाते हैं कि वो इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद भी वो जो खातून जब पाकिस्तान में आती है वो कहती है हाँ मैंने वापस जाना है, कोई और इश्यूज होते हैं, वो अपने स्टेप फादर जो उस बच्ची का है, जो एक अटेम्प्टेड रेपिस्ट है, उसके बारे में ऐसे बात करती है जैसे चलो कुछ उसने ऐसे तंग कर दिया। जो ग्रेविटी है इस सिचुएशन की वो हमें नजर नहीं आती। फिर इसी ड्रामे में उस बच्ची की वो एक अपने कजन से शादी करवाना चाहते हैं, वो भी शादी से पहले उसको असॉल्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद भी जो उसका दूसरा कजन है, जब उसको पता लगता है कहते हैं वो तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही होते हैं लोग, चलो वो जो उसके दिल में होता है वो कॉन्डक्ट में आ जाता है। ये मिसालें मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि हम ओवरऑल शोज में, जो हमारी न्यूज शोज हैं, करंट अफेयर्स पे हम बात करते हैं, हम सेक्सुअल वायलेंस की अहमियत को बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम उस पर एम्फसाइज करें, लेकिन जो हमारी एंटरटेनमेंट है, जो ज्यादा लोग देखते हैं, जो उससे मुतासिर होते हैं, जो आपको एक तरह से प्रीची तरह से नहीं पर आपके दिल को एक बात जो है वो लगती है, आपका कॉन्डक्ट उससे शेप होता है, उसमें अभी भी हम देखते हैं हम सेक्सुअल वायलेंस को, हम खवातीन के खिलाफ तशद्दुद को नॉर्मलाइज करते हैं। पेमरा जो है वो फौरन एक्शन में आ जाता है। अगर आप एक ऐसा सीन दिखाएं जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी में एक ड्रामे को, उन्होंने कोई एक दूसरे को हाथ लगा लिया या एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, तो फिर पेमरा जो है वो एक्शन में आ जाता है। लेकिन अगर किसी ने थप्पड़ लगा दिया, सीढ़ियों से धक्का दे दिया, तो पेमरा को कुछ इशू नहीं होता। इस तरह के ड्रामे हिट भी होते हैं जिसमें और फिर ये भी बड़ा है कि हम लोगों ने ना इस चीज को भी बड़ा नॉर्मल किया हुआ है, बचपन से ही हम बैठ के भी दिखा रहे होते हैं अपनी एंटरटेनमेंट। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि आदमी बड़ा एटीट्यूड वाला होना चाहिए, लड़का बड़ा एटीट्यूड वाला होना चाहिए, वो बदतमीजी करेगा, और लड़की जो है वो बड़ी ओबीडियंट होनी चाहिए। एक तरह से स्टॉकहोम सिंड्रोम को भी हम सब किसी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हमें इसको भी सही करने की जरूरत है। और अलीना बहुत परवेसिव है। सॉरी, एक लास्ट बात, ये एक ड्रामा है, ये इतना सुपर हिट हुआ पाकिस्तान में, भारत में, उसमें भी उन्होंने जो हीरो था उन्होंने बाद में इसको चेंज उनको करना पड़ा, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में यही था कि वो अपनी बीवी का रेप करता है और उसके बाद जो है वो इतना एक दूसरे को मिस करते हैं कि वो वापस हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक हीरो को जो पूरे आपके जनूबी एशिया में, पूरे इंडिया, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में हीरो है, वो ऐसी हरकत कर रहा है। उससे पहले भी उसकी एक हिस्ट्री है कि वो कभी थप्पड़ लगा देता है, कभी घसीटता है, कभी कहता है अगर तुम जो हो अपनी चैस्टिटी प्रूव करने के लिए छत से जंप कर दो। इस तरह के जो जेंडर रोल्स हैं वो हम हमारे ड्रामों में, हमारे इर्द गिर्द बातों में बहुत ज्यादा देखते हैं, तो शायद इसकी तरफ भी हमें थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं चाहूंगी कि किसी दिन हम किसी साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को, हम लोग एक्सपर्ट्स को लेके आए अपने पैनल के ऊपर। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और मैं चाहूंगी हम एक्सपर्ट्स भी लेके आए इस फील्ड से रिलेटेड, ताकि हम उनके साथ बैठ के एक प्रोडक्टिव बात कर सकें। किसी दिन डेफिनेटली विल मेक श्योर कि हम इसके ऊपर एक सेगमेंट करें। सलीम साफी साहब, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? क्या माशरती दीगर वेरिएबल्स, क्योंकि इस तरह की जब रुझानात होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो डेफिनेटली, लेकिन बहुत और वेरिएबल्स भी होते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, क्या गुर्बत, क्या लॉलेसनेस, क्या अब जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, ये जो रीमा ने एक बड़ी बुनियाद बात कही, ये बड़ी अहमकाना सोच है जो लोग ये समझते हैं कि आप सज़ाओं से या कानून साजी की वजह से अपनी सोसाइटी को बदल सकते हैं या जराइम को रोक सकते हैं। सोसाइटियाँ कुछ और अवामिल की वजह से महज़्ज़ब बनती हैं, और फिर ये जो सज़ाएं होती हैं या कवानीन होती है वो सिर्फ उस बनी हुई सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए काम आती है कि वो डिसरप्ट ना हो। अब जहाँ तक हमारी सोसाइटी का ताल्लुक है तो हकीकत ये है कि हम इंसानों का एक भीड़ है, हम कौम नहीं है। हम अखलाकी ज़वाल के इंतहाओं पे हमारा हर तबका फायज हो चुका है, वो आम आदमी हो। ये हम तो बैठ के रोज़ाना सिर्फ सियासतदानों की वेशिंग करते हैं ना, लेकिन आप हमारे टीचर की हालत देखे, आप सहाफ़ी की हालत देखे, आप उस्ताद की हालत देखे, आप मौलवी की हालत देखे, आप आम आदमी की हालत देखे, हम जो बुनियादी इंसानी अखलाकियात है उनसे महरूम हो गए हैं। फिर एक और काम ये हो गया है कि सोसाइटियाँ बनाती हैं उस्ताद और टीचर, या हमारे इस्लामी ममालिक में आलिम वगैरह। अब हमारे टीचर्स को आपने जिस अबतर हालत में रखा हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटियों की हालत देख लें, अभी उल्टा
وہاں پہ یعنی انہوں نے ہماری تربیت کرنی ہے. یہ جو اسلامی یونیورسٹی کی وہاں سے حالت آ گئی ہے اس کی طرف ہماری عدم توجہ کا یہ عالم ہے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد یہ حکومت پورے سال میں اس کا وائس چانسلر نہیں لگا سکی. اور پہلے مولانا صاحب اپنے ایک مولوی کو لگانا چاہتے تھے اور اب کہیں دوسری جگہ سے سفارش پہ پیپلز پارٹی کے ایک بندے کو تیار کر دیا گیا ہے، حالانکہ ملک کے اعلیٰ وائس چانسلر نے اس کے لیے انٹرویو دیا تھا. تو وہ ہمارا ایک تو تعلیمی نظام، اس میں جب استاد اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کرے گا بلکہ باولپور یونیورسٹی کے اگر واقعے میں صداقت ہو یا اس سے پہلے کوئٹہ میں واقعات ہوئے تھے تو وہ دوسروں کی کیا تربیت کر لے گا. تیسری ایک بڑی وجہ یہ آ گئی کہ میڈیا کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ لوگوں نے مختلف مناظر دیکھ لیے، دنیا ان کے سامنے ایکسپوز ہو گئی، خواہشات بڑھ گئی اور تربیت نہیں ہے، نہ والدین کی طرف سے ہے، نہ ٹیچر کی طرف سے ہیں، نہ لیڈرز کی طرف سے ہیں، اور پھر غربت ہے، فرسٹریشن ہے اور تفریح کے جائز اور جینون مواقع نہیں ہے. آپ نے اپنی سوسائٹی کو ایک گھٹن کا شکار بنا دیا ہے. تو اس ظاہری بات ہے کہ ہم انسانوں کے شکل میں ایکچولی حیوان بن گئے ہیں اور وہ حیوانیت کبھی ایک شکل میں نظر آتی ہے کبھی دوسری شکل میں نظر آتی ہے. مثلا اب اس وقت ہم کسی باہر ملک سوشل میڈیا کی بات کی، سوشل میڈیا میں یقیناً چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے کہ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں بچے، کس قسم کا نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے فوائد بھی یہ ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے رپورٹ نہیں ہوتی تھیں، ڈھکی چھپی رہتی تھیں، اب سوشل میڈیا کی مدد سے وہ کیسز ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں. تو اگین ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. شاہد بھٹی صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے مختصراً؟ اس کا ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ایک یہ بھی بدقسمتی ہوتی ہے نا کہ ہر چیز کا حسن استعمال بھی ہوتا ہے، سوئی استعمال بھی ہوتا ہے. بات پاکستان میں سوشل میڈیا ہو یا ہمارا میڈیا ہو، اس کا سوئی استعمال زیادہ ہے اور اس کا حسن استعمال بہت کم ہے. مثلا اب جب میں بچہ تھا تو میرے سامنے تو دنیا وہی مردان تک محدود تھی. میں نہ سوشل میڈیا پہ نہ اس پہ، مجھے ماں جو کچھ سکھاتی تھی میں اسی ہو کو زندگی سمجھتا تھا، وہی میرے ہوتے. اب میرے بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، اس پہ ہر طرح کے مٹیریل تک اس کا ایکسس ہے. سر اس کے لیے اگر بچوں تک محدود ہے تو سر اس کے لیے کچھ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہیں، آپ اس کے اوپر پرائیویسی لگا سکتے ہیں تاکہ بچہ نہ دیکھے. سوشل میڈیا میرا خیال ہے جنرلائز نہیں کرنا چاہیے کہ صرف برا ہے، بڑی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. بہت سی پوئمز ہیں اچھی جو بچے سیکھتے ہیں، بہت سا اور کانٹینٹ ہے جو اچھا بھی بچے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر چیکس، سر 1947 میں دنیا لگتی سر بھٹی صاحب چیز سے میں اتفاق نہ کرتا تو میں اپنے بچے کے ہاتھ سے وہ چھین لیتا. میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ وہ علم کا بھی ذریعہ ہے، نالج کا بھی ذریعہ ہے، باقی چیزوں کا بھی ذریعہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر وہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ابھی آپ نے وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے کہ وہ ان کی تربیت کر سکے. وہ میں خود وہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہوں بطور پیرنٹس کہ ان کو اس کا حسن استعمال سکھاؤں. اس کا ٹیچرز کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ وہ فرسٹریشن، نہ مولوی اپنا ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، مولوی کے پاس لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ ان سے اگر ہم سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر رہے، ورنہ یہ ایک الگ سے بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ لوگوں کی فرسٹریشن نکالنے کا بھی ایز این وہ اندر پینٹ اپ نہ رہے، اس کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے. کیونکہ بہت سے ہم نے دیکھا ہے بچے ہیں جن کو شو کیس کرنے کا ٹیلنٹ موقع نہیں ملتا، وہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا لیتے، دیکھ لیتے ہیں. لیکن گیون کہ سر اچھا کانٹینٹ ہونا چاہیے، یہ میں آپ کی بات بالکل مانتی ہوں. سہیل ولایت صاحب سر آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اچھا آپ سے میں اسپیسیفکلی خواتین اور بچوں سے متعلق جو جرائم ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی نوعیت فرق ہوتی ہے، یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں سر کہ یہ ڈائریکٹلی ایک پاور کرائم ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اپنے آپ کو جو بھی مجرم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فورسفل پاورفل محسوس کروانا چاہتا ہے یا اندر کی فرسٹریشنز ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے پنجاب جہاں پر ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ بڑی ویجیلنس بھی ہے، اب وہاں پر یہ بڑھ کیوں رہے ہیں واقعات؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو میں پہلے ریما صاحبہ کے آرگومنٹ سے اتفاق کرتا ہوں اور سلیم صافی صاحب کے آرگومنٹ سے بھی اتفاق کرتا ہوں. دوسرا یہ جو کیسز پڑھنے کی وجہ ہے، اس کی وجہ اویئرنیس بھی ہے. زیادہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، پہلے اتنے کیس رپورٹ نہیں ہوتے تھے، دبا دیے جاتے تھے.
इतनी चीजें, अब सोशल मीडिया भी है, लोगों में अवेयरनेस भी है। मैं देख रहा हूँ आजकल बाज़ औक़ात जो रियल क्राइम्स हैं, तो वो जो क्रिमिनल पकड़े जाते हैं उनके मैं इंटरव्यू देखता हूँ, बहुत से क्राइम शोज हो रहे हैं मुख्तलिफ टीवी में, वो जाके उनसे बात करते हैं, उनसे तो बहुत सारी चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं सोसाइटी की, जो पहले कारपेट के नीचे दबी हुई थी। तो एक इसकी ये भी वजह है, और दूसरी वजह जाहिर ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ इखलाकियात का, कानून का, हर चीज का जनाजा निकला हुआ है, फैसले नहीं होते हैं, ठीक है। और ये भी बिल्कुल सच है कि मर्द जो है हमारे यहाँ कभी गैरत के नाम पर, कभी ताकत के नाम पर, कभी किसी और नाम पे जो है वो ज्यादती कर जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ औरतें भी जराइम में शरीक हैं। मैं तो वो क्राइम स्टोरीज देखता हूँ कि बहुत सारे मामलात में औरतें भी जुर्म में शरीक होती हैं, वो मशवरा दे रही होती हैं या वो करवा रही होती हैं, तो सारे इसमें शरीक हैं। सोसाइटी का मजमूई ज़वाल है मेरे ख्याल। बिल्कुल सही, लेकिन सर इसमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि ख़वातीन से मुतल्लिक जो परसेंटेज आती है वो बड़ी कम आती है, इक्का दुक्का वाक़यात या कुछ वाक़यात, ज़्यादातर जो जराइम होते हैं वो मर्दों से बहुत वाक़यात हैं। जन बड़ा मशहूर जमीन एक आज इस्लामाबाद में वाक़या अभी हमारे जियो पे रिपोर्ट हो रहा है, इससे बड़ा क्या मसलन ना कोई लोधरा वाले वाक़े का कह रहे हैं आप, जो एक जज साहब की एहलिया ने पहले तो ये कानून की खिलाफ वर्जी की थी कि उसने एक कम उम्र बच्ची को घर में मुलाजिम रखा हुआ था। दूसरा, उस पे जो तशद्दुद किया है, जो जुल्म किया है, वो एक खातून ने किया है। तो ये हम बेसित मजमूई, ये मर्द खातून किसी सूबे किसी इलाके तक ये मामला खास नहीं रहा, हम एक राज द बोर्ड इस तरह हो गए हैं। अच्छा जी, इरशाद भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मुआशरत, मजहब, समाज, मुआशरा, कोई शोबा ऐसा बता दें अखलाकियात समेत जिसमें ज़वाल ना हो। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं, अभी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। और तीसरी वजह यह है कि कवानीन सख्त हैं, कवानीन हैं, लेकिन इन पर कवानीन पर अमल दरामद कितना होता है, जज़ा और सज़ा कितनी होती है। सज़ा तो है मगर सज़ा पर अमल दरामद कितना होता है। नाकस तफ्तीश, सोशल प्रेशर, कानूनी चोर दरवाजे और एक लंबी कानूनी जंग, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैडम शेख, इसकी मेरे ख्याल में एक ही वजह है कि इस मसले को हल करने का एक ही तरीका है कि खसूसी अदालतें बने, ज़ीरो टॉलरेंस हो, 30 दिन के अंदर रेप और अगवा और जिनसी तशद्दुद को इनमें से जितना भी कर ले 30 दिन अंदर के फैसला होना चाहिए, और फैसला होना चाहिए। और सजाए मौत भी कोई बड़ा जुर्म नहीं है, बड़ा काम नहीं, सजाए मौत दें इनको, लेकिन 30 दिन के अंदर। हमारे यहाँ सारे छूट जाते हैं, फिर वो करते हैं, फिर वो करते हैं, जल्दी और बर वक्त सजा। ठीक है जी, रीमा प्लीज इसको मुख्तसर कीजिएगा कॉमेंट को। जी सॉरी अलीना, मेरा ख्याल था सवाल जिनसी तशद्दुद पे स्पेसिफिकली उसके बारे में है, और पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद जो है वो बाय लार्ज मेजॉरिटी मर्द करते हैं, बच्चे लड़के करते हैं, बच्चों और खवातीन के खिलाफ। तो इसको ये कहना कि इसमें सब जो है हर एक का इशू है, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है। अब लॉ एंड ऑर्डर की ओवरऑल बात करें, उसमें शायद जेंडर का कम रोल हो, लेकिन ये मुझे होता है कि हर चीज में जेंडरलाइज कर देना कि सबका ही कसूर है, इसमें कोई जेंडर की बात नहीं है, ये मैं इसको नहीं मानती। क्योंकि जो जिनसी तशद्दुद है उसके पीछे एक, जैसे आपने भी पहले बात की थी, उसमें एक एलिमेंट होता है पावर का, ताकत का। और पाकिस्तान में हम माने या ना माने, ये अभी भी पेट्रियार्कल हमारी सोसाइटी है, पेट्रियार्कल हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, और उसमें इस पावर डायनामिक में जो बेनिफिशियरी है वो मर्द है और जो विक्टिम है वो औरत है। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं, आपकी क्लास आती है, आपका मजहब आता है, आपकी एथनिसिटी आती है, जो आपको प्रिविलेज देते हैं, आपको ताकत देते हैं। लेकिन प्योरली जेंडर लेंस में हम ऐसा देखते हैं। और अलीना, हमारे मुल्क में ट्रांस लोग, ख्वाजा सरा अफराद, वो भी विक्टिम्स में आते हैं, ज्यादातर उनके खिलाफ भी आप देखते हैं, उनके खिलाफ भी ऐसे जुर्म होते हैं। तो इसमें जेंडर को इग्नोर करना या इसको कहना, इसमें नहीं करना चाहिए, खवातीन का इशू नहीं है, मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है। सेक्सुअल वायलेंस की जब बात हो, खास बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।